घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में मैं किसान आंदोलन की बात नहीं करने वाला हूं। 103 दिन हो गए हैं, आज 103 दिन पूरे हो रहे हैं इस आंदोलन के, लेकिन मैं बात किसानी की करूंगा। 3 कृषि कानून जो लागू किए गए, राष्ट्रपति ने संस्तुति दी 27 सितंबर को पिछले साल, वो लगातार चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। सरकार कह रही है, सरकार प्रतिबद्ध है कि अगले साल 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी कर दी जाएगी। और इन कानूनों के पीछे सरकार तर्क यह देती है कि देखिए, एक देश एक बाजार हम बनाने जा रहे हैं। किसान कहीं भी अपना उत्पाद बेच सकता है और बाजार तय करेगा कीमतें, तो अच्छे दाम मिलेंगे। एक न्यूनतम समर्थन मूल्य तो है ही, जो है, था, है, रहेगा, सरकार कह रही है। और साथ ही साथ बाजार में और अच्छे दाम मिले तो वो किसान उनसे महफूज क्यों रहे, उनसे दूर क्यों रहे किसान, सरकार ये तर्क देती है। लेकिन आज मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूं, थोड़ा लंबा वक्त लूंगा, ध्यान से, धैर्य से आप इन बातों को सुनिएगा। आज टाइम्स ऑफ इंडिया में एक लेख छपा, अंग्रेजी में लेख था, आप में से बहुत से लोगों ने यह पढ़ा नहीं होगा। हाउ बिग एग एट अप अमेरिकाज स्मॉल फार्म्स, यानी कि बड़ी कृषि कंपनियां या जो कृषि में जिनका दखल हो गया, उन्होंने छोटे किसानों को किस तरह से मार दिया। और यह जो स्टडी है, 10,000 किलोमीटर का सफर तय किया गया हकीकत जानने के लिए अमेरिका की। किया किसने? देवव्रत पेन, भारतीय हैं ये, लॉस एंजलिस बेस्ड हैं, आईआईटी में पढ़े हैं। इनके साथ सृष्टि अग्रवाल, राजाशिक तरफदार और रुमेला गंगोपाध्याय थे। ये पीएचडी करने वाले स्टूडेंट्स हैं। तो इन्होंने क्या पाया कि भारत की तरह, हम लगातार आपको बता रहे हैं, 86% किसान इस देश में 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले हैं, छोटे मझौले सीमांत किसान जिन्हें कहते हैं। अमेरिका में हाल इससे भी बुरा है। अमेरिका में छोटे किसानों की तादाद 90% है। यहां तो 60% जनसंख्या किसानी पर निर्भर है किसी न किसी तरीके से। वहां 2-3% लोग किसानी करते हैं, लेकिन उनमें से 90% छोटे किसान हैं। और ये 90% किसान सिर्फ 25% जो बाजार में कीमत जो तय की जाती है उत्पाद की, उसका 25% इनके खाते में आता है। यानी कि 10% वहां पर किसान 75% मार्केट वैल्यू जो है उत्पाद की, उसको उपजाते हैं। अमेरिका में फरवरी, पिछले महीने 2020, एक साल पहले 2020 का आंकड़ा क्या था कि कितनी आमदनी होती है छोटे किसानों की? आमदनी है -$1,400। 1 लाख रुपए का घाटा उठाता है वहां का छोटा किसान। और वहां पर पिछले 40 सालों में जो लागत है, प्रोडक्शन कॉस्ट, जो लागत लगती है फसल उगाने में, वो पिछले 40 सालों में 3 गुना बढ़ चुकी है। लेकिन वहां पर दाम, फसलों के दाम 1865 वाले हैं। 1865, 156 साल पहले वाले अभी दाम मिल रहे हैं वहां के किसानों को। रिटेल में अब बड़ी चर्चा होती है ना कि भाई गेहूं न्यूनतम समर्थन मूल्य 1975 रुपए है, यानी कि 9 रुपए 75 पैसे प्रति किलो, पर बाजार में बिकेगा 40 रुपए, 50 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए। किसानों को कितना मिलता है? यह बड़ा सवाल है अपने आप में। बाजरा 11 रुपए में बिक रहा है गांव में आज की तारीख में, और बाजार में जाइए तो 65, 70, 120 रुपए किलो तक भी आपको बाजरा मिलेगा।
तो किसान को 1/5, 1/6, 1/10 दाम मिलते हैं, 10%। अमेरिका में जहां 50 के दशक में, आज से 70 साल पहले 50% जो भी बाजार में कीमत मिलती थी उसका 50% किसानों को मिल जाता था। आज की तारीख में उन्हें मिलता है सिर्फ 15%। वहां पर जो आत्महत्या की दर है अमेरिका में, उससे 4 से 5 गुना किसानों की आत्महत्या की दर है। यह अमेरिका देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की कड़वी हकीकत है। वहां पर जो ग्रामीण राज्य हैं, काउंटीज कहते हैं, 80% ग्रामीण राज्य जो हैं, मूलतः जो ग्रामीण हैं, वहां पर जनसंख्या दर लगातार घटती जा रही है। वहां पर बीज बेचने वाले जो गोदाम हैं, जो मरम्मत की दुकानें हैं, जो अस्पताल हैं, लगातार कम होते जा रहे हैं। 1000 स्कूल हर साल बंद हो रहे हैं ग्रामीण जिलों में अमेरिका के। और यह सब क्यों हुआ और मैं आपको क्यों बता रहा हूं? 40 साल पहले 1981 में अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन, उन्होंने बाजार की व्यवस्था ला दी थी। डीरेगुलेशन, डीरेग भी कहा गया। मैंने कई बार आपको बताया, रीगनिज्म, इट इज नॉट द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट टू बी इन बिजनेस। थैचरिज्म भी कहते हैं इसे। तो इन्होंने क्या किया कि जो 1928 में जब एक जबरदस्त दुनिया भर में एक बड़ी आर्थिक मंदी आई थी जिसे ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं, उसके बाद रूजवेल्ट जो वहां के राष्ट्रपति थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कीमतों पर समर्थन देने की बात की, लोन दिए गए, कर्ज दिए गए कि आपके पास इतनी फसल है आपके घर में तो आप इतना लोन ले सकते हैं, कर्ज ले सकते हैं। पैरिटी प्राइसिंग, यानी कि जितनी आप लागत लगा रहे हैं उस पर कुछ प्रतिशत जोड़कर आपको उतना मूल्य, उतनी कीमत, आपकी मेहनत की माकूल कीमत जरूर मिलेगी। पैरिटी प्राइसिंग कहते हैं। हमारे यहां आप कहेंगे अरे आप तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात कर रहा हूं। बिल्कुल, यह 1928 की आर्थिक मंदी के बाद इजाद किया गया था, लेकिन 1981 में रोनाल्ड रीगन आए, सब कुछ हटा दिया। क्या हुआ? 2.5 लाख छोटे जो खेत थे बंद हो गए, खेती बंद हो गई। 1 लाख ऐसे लोग जो पुश्त दर पुश्त खेती कर रहे थे, उन्होंने खेती करना छोड़ दिया। ठीक है, आज की तारीख में 75% अमेरिका के किसान गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। जी हां, वहां भी गरीब हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ भारत में ही गरीब हैं। और क्यों हो रहा है? क्योंकि अब वहां का बाजार 4 बड़ी कंपनियों के कब्जे में है। और ये कंपनियां क्या हैं? बड़ा आसान है, थोड़ा ध्यान से याद रखिएगा इसे। ABCD। ए का मतलब होता है आर्चर डैनियल्स मिडलैंड, ये कंपनी है। B बुंग, C करगिल, D ड्रेफस। इन कंपनियों के कब्जे में है पूरा बाजार। 2/3 बीज की बिक्री ये कंपनियां करती हैं। 80% केमिकल फर्टिलाइजर्स, खाद जो हैं, वो ये कंपनियां, इनके कब्जे में है। जो ट्रेडिंग हो रही है, जो फसलों की, दानों की जो ट्रेडिंग होती है, तिजारत होती है, वो इनके कब्जे में है। डेयरी प्रोडक्शन, मांस की जो सप्लाई है, और 100% फार्म मशीनरी, ट्रैक्टर, ट्रॉली, टिलर, हैरो, हार्वेस्टर, जो चीजें हम इस्तेमाल करते हैं किसानी में, वो सारी की सारी इन 4 कंपनियों के हाथ में है। और ये पैसा जो सरकार का है वो चला जाता है इन कंपनियों के खाते में, किसान के पास नहीं जाता है कि जी नुकसान हो गया, राइट ऑफ है, मार्केट फैसिलिटेशन की बात है, क्रॉप इंश्योरेंस सब्सिडीज वगैरह वगैरह। अब पिछले 40 सालों में अमेरिका में जो खाद्य उत्पादों के दाम हैं वो 200% बढ़े हैं, 200% पिछले 40 सालों में। और किसानों की 90% जो वहां छोटे किसान हैं, उनकी आमदनी पिछले 40 सालों में
25% बढ़ी है। तो ये अपने आप में चौंकाने वाली खबर है। ये जो आंकड़े हैं और ये स्टडीज, और सरकार ऐसा तो नहीं कि उन्हें मालूम नहीं यहां पर कि अमेरिका में क्या हुआ था। क्या हम यही मॉडल यहां पर लागू कर रहे हैं, या यहां पर ये मॉडल्स कंपेरेबल नहीं है? हमारे 60% किसान हैं, उनके 2-4% किसान हैं, जनसंख्या जो किसानी में लगी हुई है। लेकिन यह आर्टिकल आने के बाद बीजेपी के ही राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने इसे ट्वीट कर दिया, और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया और साथ ही साथ एक कमेंट भी लिख दिया। कमेंट क्या? व्हाट डिड कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर डू टू यूएस फार्मर्स सिमिलर टू व्हाट इंडियन गवर्नमेंट प्रपोजेस टू डू नाउ। यानी कि खेती में निजी क्षेत्र की जो दखल है, उससे जो अमेरिका का हाल हुआ, क्या वही हाल सरकार यहां पर भी करना चाहती है? यह बहुत ही गंभीर चर्चा आज मैं करने वाला हूं। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, खेती में कॉरपोरेट की दखल से किसानों को फायदा या नुकसान? और अमेरिका में निजी क्षेत्र का प्रयोग फेल, भारत में होगा कामयाब? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा, एनडीए में अहम घटक हैं, साझा सरकार चला रहे हैं बिहार में, जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता और किसानी से जुड़े हैं, किसान आंदोलनों में शिरकत की है, केसी त्यागी, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, उनके राज्यसभा सांसद संजय सिंह, देश के फॉरमोस्ट एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट, कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा, और किसान नेता धर्मेंद्र मलिक इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। अब महेश वर्मा, जो ये आज खबर टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापी है, अमेरिका का उदाहरण दिया गया है, आप इसे कितनी गंभीरता से लेते हैं? और क्या सरकार के भी संज्ञान में नहीं है कि अमेरिका में ये एक्सपेरिमेंट किया गया और वहां पर छोटे किसानों की हालत क्या है आज? संदीप भाई, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया और इससे मुझे लगता है कि इस समस्या की जो एक जड़ता है, जिसमें कंफ्यूजन ज्यादा है, दुविधा ज्यादा है, कानून को लेकर किस तरह का एक परसेप्शन क्रिएट किया गया या वो अखबार के माध्यम से किया गया, इसी बात को पार्लियामेंट में भी हमारे विपक्ष के कई साथियों ने बहुत जोर शोर से उठाया। लेकिन इस आर्टिकल के छपने से पहले संसद में प्रधानमंत्री, देश के कृषि मंत्री ने बड़ी स्पष्टता के साथ उस जो हमारा अभी कानून बना है और जो अमेरिका में कानून है, दोनों की तुलनात्मक बातें जो है बहुत स्पष्टता के साथ रखी है। जो वहां की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, उसकी तुलना कहीं आप पंजाब से जरूर कर सकते हैं, जहां किसान को एक बार कॉन्ट्रैक्ट में जाने के बाद जो है वो बाहर नहीं निकल सकता है, जैसे अमेरिका में। लेकिन इस कानून में जो भारत सरकार लेकर आई है, इसमें इस तरह की कोई भी दुविधा, इस तरह की कोई भी परेशानी या दुश्वारी जो है किसान को नहीं हुई। ये बहुत स्पष्टता के साथ इस कानून का, नहीं, दुश्वारी होने में थोड़ा वक्त लगता है ना, ये तो बात आप मानेंगे। कोई नई चीज आती है, पहले तो अभी हिमाचल की भी हम खबर दिखाने वाले हैं 1-2 दिन में। आपको मालूम है महेश वर्मा, हिमाचल में वहां पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू हुई सेब की, और 2 साल तक तो किसानों की बल्ले बल्ले हो गई। जो आजादपुर मंडी में दाम मिलते थे वो दाम मिले किसानों को। आज की तारीख में हिमाचल में 9 रुपए से 29 रुपए सेब बिक रहा है। त्राहिमाम कर रहे हैं किसान, सर फोड़ रहे हैं अपना, किस कॉन्ट्रैक्ट में घुस गए। नहीं, वो जो बात आप कह रहे हैं वो अभी तो हिमाचल में ना इस कानून के तहत कुछ हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट, वो जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वहां हो रही है वो किसानों की सहमति से हो रही है, किसान जिसमें खुश है उसकी वजह से हो रही है। किसानों के ऊपर कोई बंदिश या उनको जबरदस्ती इस कानून के तहत जबरदस्ती नहीं होती, पर धीरे धीरे कब्जा हो जाता है। ये एबीसीडी कंपनियों के कब्जे है ना, ये आर्चर, डैनियल्स, मिडलैंड, बुंग, करगिल, ड्रेफस, ये सारी कंपनियों का पूरा एकाधिकार है कि नहीं अमेरिका के कृषि बाजार में? देखिए, उसकी तुलना अगर हम आज करें कि भारत सरकार जो है
इस तरह की कोई चीज को बढ़ावा देने जा रही है या इस तरह के कंपनियों को बढ़ावा देने की नीयत से कोई काम नहीं, मैं खतरे की बात कर रहा हूं, मैं कतई ये नहीं कह रहा कि सरकार ये करने जा रही है। जी, मैं फिर से वही बात आपको कहूंगा कि देखिए, सरकार की मंशा आज के देश में, वहाँ 21 लाख लोग खेती करते हैं अमेरिका में, यहाँ 70% आबादी जो है कृषि पर डिपेंडेंट है। सरकार कोई भी सरकार नहीं होगी, हम और आप भी नहीं होंगे जो कभी सोचेंगे कि अपनी चीजों को हम इस तरह से बर्बाद होने दें, जिसको लेकर एक आशंका, और ऐसी निर्मूल आशंका। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि देखिए, राजनीति आपको करनी है, आप करिए, लेकिन उस चीज पे राजनीति मत करिए जो आपके देश नहीं, मैं तो राजनीति नहीं करता, मैं तो पत्रकारिता करता हूं, मैं तो सवाल उठा रहा हूं। ये तो अभी किसी राजनीतिक दल ने पढ़े भी नहीं ढंग से, कोई आज बयान ही नहीं आया, मैंने बयान भी नहीं सुनवाया। राजनीतिक दलों का क्या हाल है किसानी को लेकर, घड़ियाली आंसू जो बहाते हैं। आज किसान का जो हालत है, इन 70 सालों में हर दल की सरकारें आई और चली भी गई, किसान वहीं का वहीं है। आपकी बात से मैं 100% सहमत हूं। आज ये चुनौती किसने अपने लिए संदीप जी पैदा की कि 2022 में हम डबल करेंगे इनकम? मोदी सरकार ने। मोदी सरकार ने कहा, किसी ने उसको, हम विपक्षी दलों ने नहीं मांग करी थी कि आप 2022 में जो है किसानों के सम्मान निधि देने की बात किसने करी? इन्होंने कोई मांग नहीं करी। किसानों के फसल की रक्षा, फसल बीमा योजना, सॉइल कार्ड, इस तरह की मैं आपको 100 से ज्यादा अभी योजनाएं हैं जिसका लाभ। पर बात वही है ना, किसान को अपनी मेहनत की माकूल कीमत मिल जाए। ये शंकाएं निर्मूल हैं क्या, जो बात महेश वर्मा कह रहे हैं, केसी त्यागी? नहीं, दोबारा रिपीट करें जरा संदीप जी। मैंने ये कहा कि क्या ये शंकाएं जो मैंने इस आर्टिकल का पूरा हवाला दिया है, अमेरिका की सूरत हाल मैंने बयां की, ये शंकाएं निर्मूल हैं क्या, बेवजह हाँ क्या, ये कह रहे हैं महेश वर्मा। संदीप जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद कर दूं कि बहुत दिनों के बाद कोई सार्थक बहस किसी चैनल पे हो रही है। सोवियत संघ के विघटन के बाद इस देश के भी बहुत सारे पूंजीवादी विचारक ऐसा करके मानते थे कि वाह, अब मजा आ गया पूंजीवाद का। और रीगन और थ्रेचर का जन्म उसी दौर में होता है जब ये नियो लिबरलाइजेशन के कंसेप्ट शुरू होते हैं। वहाँ पर थ्रेचर जितनी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हैं सबका, इंक्लूडिंग रेल का भी, डीनेशनलाइजेशन कर देते हैं, और ये रीगनवाद था। और मैं अपने मित्र अभय दुबे को अप्रिय न लगे, चूँकि मेरे पास मोंटेक सिंह अहलुवालिया का भी भाषण है और ये अपने मनमोहन सिंह जी का भी है, जब 1991 में उन्होंने बजट पेश किया है कि अब इतिहास का वो सुनहरा दिन आ गया है जिसकी हमें लंबे समय से प्रतीक्षा थी। और नव उदारवाद, नियो लिबरलाइजेशन इन इंडियन इकोनॉमिक्स एंड इंडियन एग्रीकल्चर 91 में शुरू हो गया। इसका मूल क्या है संदीप जी? तमाम चीज बाजार के हाथ में चली जाए। अभी मैंने पिछले आपके डिस्कशन में आपसे कहा था कि चीनी मिल मालिक चाहते हैं कि चीनी की जो कीमत तय हो उसी के अनुसार गन्ने की कीमत तय होनी चाहिए। जो मार्केट फोर्सेस हैं उनके हाथ में तमाम तंत्र चला जाए। अब मैं इसका पढ़ रहा था, अमेरिका का भी और पूरा तंत्र उनके हाथ में है। 2/3 बीज की सप्लाई, 80% वहां पर जो साजो सामान है, 100% फार्म मशीनरी, सब कुछ उनके हाथ में है। तो संदीप जी, पिछले 6 साल में मोदी की सरकार आने के बाद ऐसा हुआ है, ये पिछले 70 साल से चला आ रहा जो रूरल नेग्लेक्ट है, ये उसका नतीजा है जो आज हम भोग रहे हैं। अच्छा, अब इसमें क्या नई चीज़ चली है जो अमेरिका में चली, अब यहाँ भी शुरू होगी है। पहले कृषि परिवार के उपयोग के लिए भर होती थी, ऐसा करके ये लोग मानते थे। अब इसमें इन्होंने कह दिया कि उपयोग की उत्पादन के लिए है। ये बाजार में जो उत्पादन हो रहा है, अब जो अधिक उत्पादन किसान कर रहे हैं उसको कह इतना उत्पादन क्यों कर दिया आपने? मेरे पास पुराना एक आंकड़ा आया कि 1880 में भी भारत के पास इतनी थी कि उसके पास बफर स्टॉक बचे रहते थे। लेकिन
जूं जूं कृषि की उपेक्षा और गांव की उपेक्षा होती रही, 1951 से लेकर 1971 तक दाल, चीनी, चावल, गेहूं, तिलहन, दलहन सब चीज विदेश से मंगाई जाती थी। अब किसानों ने मेहनत की, कृषि वैज्ञानिकों ने मेहनत की और कई सरकारों ने भी इसमें योगदान दिया। मैं इसमें किसी को अप्रिय कमेंट नहीं करना चाहता, जिसका नतीजा ये है कि अब इतना स्टॉक हो गया कि चावल, चीनी, दाल, शक्कर हम सब चीज़ बाहर भेज रहे हैं। अब वो जो पूंजीवादी ताकतें हैं, जो बाजार की ताकतें, ये क्या कर रहे हो भाई? ये तो अतिरिक्त उत्पादन हो गया। तो सारी चीज जब बाजार नियंत्रण करने लगेगा अमेरिका की तर्ज पर, वहां पे आपने पढ़ा, मैं भी पढ़ के सुना दूं, बड़ा लंबा अगर ना हो जाए, तो वहां तो ये जो छोटे किसान हैं उनका सुसाइड रेट भी बढ़ गया है 4 से 5 पहले से गुना। ज्यादा वो मैंने उनकी आंकड़े बढ़ोतरी दे हो रही दिए। है। एक सेकंड, एक चीज और मैं यहां पर बता दूं। और किसान रीगन जो- के बाद, एक मिनट केसी त्यागी साहब, रीगन के इस फैसले के बाद 1981 में क्लिंटन साहब आए, बिल क्लिंटन। 1996 में उन्होंने फ्रीडम टू फार्म एक्ट लेकर आए। इसको अब फ्रीडम टू फेल एक्ट कहा जाता है। और इसके अंदर जो समर्थन मिलता था किसानों को, इनकम सपोर्ट पेमेंट जिसे कहते थे, और जो उत्पादों की कीमतें थी, उसे हटा दिया गया। किसानों का इतना बुरा हाल हुआ कि उनको $55 बिलियन की इमरजेंसी एड देनी पड़ी। $55 बिलियन, लगभग 4 लाख करोड़ रुपए देने पड़े तत्काल अमेरिका के किसानों को। हाँ तो संदीप जी, 2008 में अमेरिका को भी और जो बाजार की ताकतों के जो मानने वाले लोग हैं उनको झटका तब लगा जब दुनिया की सबसे बड़ी मंदी अमेरिका में आ गई 2008 में। और आपकी जानकारी के लिए, जितने मकान थे सब गिरवी रखे थे, जितनी कारें थी सब गिरवी रखे थे, जितने इकोनॉमिक असेट्स थे सब गिरवी रखे थे। और अमेरिका आज भी 2008 की मंदी से नहीं निकला। लिहाजा बाजार के हाथ में सौंपने के भी ये नतीजे निकलते हैं। तो बाजार में सौंपने की तैयारी तो सब करते आए ना। एक सेकेंड अबे दुबे, ये बाजार को सौंपने की तैयारी तो बड़े सालों से इसकी जमीन तैयार हो रही थी। किसानों की असल बात तो की नहीं किसी ने, उसमें आप भी शामिल हैं अबे दुबे। संदीप जी, देखिए, मैं अपने सरकार के प्रयासों की व्याख्या तो कर सकता हूं, मगर आपको बहुत शुभकामनाएं। बहुत प्रासंगिक विषय पर आपने बात की थी। एक बुनियादी अंतर जो मुझे दिखाई देता है अमेरिका में और भारत में, बहुत छोटा सा बुनियादी अंतर है। आप अगर एग्रीकल्चर सेंसस को पढ़ेंगे अमेरिका के, तो वहां पर अगर खेती का रकबा कम हुआ है तो किसान भी कम हुए। वहां 90 करोड़ 2,17,000 एकड़ में लेटेस्ट एग्रीकल्चर सेंसस में जमीन है जिस पर खेती होती है, और 5 साल पहले 91 करोड़ 45 लाख एकड़ पर खेती होती है। मगर आपने जैसा बताया, किसान भी घट गए। हिंदुस्तान में इसका उल्टा हो रहा है। हिंदुस्तान में यह हो रहा है कि हमारा जो पिछला एग्रीकल्चर सेंसस था उसमें 13 करोड़ 83 लाख किसान थे, और लेटेस्ट एग्रीकल्चर सेंसस हमारा जो है उसमें 14 करोड़ 65 लाख किसान हो गए। मतलब किसानों की संख्या बढ़ गई, लेकिन 159 मिलियन हेक्टेयर पर जो पिछले 5 साल पहले खेती होती थी, 16 करोड़ हेक्टेयर पर, 157 मिलियन। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब क्या हुआ कि हमारे यहाँ रकबा कम हुआ और किसान बढ़ गए। वहां पर रकबा भी कम हुआ, किसान भी घट गए। हमारे यहाँ समस्या और बड़ी है, क्योंकि हमारे यहाँ अगर आप देखोगे तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, उनका संख्या बढ़ती जा रही है। जबकि अमेरिका में यह हुआ है कि 1 से 9 एकड़ के जो किसान हैं वो 22% तो बढ़े हैं। जैसा आपने कहा, देखिए इंडिकेटर से साफ समझ में आएगा। 10 से 49 एकड़ के जो किसान है वो कम हुए, -2%। ऐसे जैसे जैसे रकबा बढ़ता गया वैसे किसान का परसेंटेज कम हुआ। लेकिन 2000 एकड़ और उससे बड़े किसान 4% बढ़ गए। मतलब पर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। ये जमीन तो बहुत पहले से तैयार की जा रही थी ना। ये जमीन तो बहुत पहले से एपीएमसी को डिसमेंटल करो, बाजार का दखल हो, एफडीआई लाने की बात, कृषि क्षेत्र में भी एफडीआई कौन लेकर आया था? इसकी जमीन तो आप लोगों ने तैयार की कि नहीं की? संदीप जी, आज भी मैं बता रहा हूं आपको, जो हिंदुस्तान की समस्या है वो लगातार रकबा छोटा होने की है। मध्य प्रदेश में 12%, आंध्र प्रदेश में 11.85%, महाराष्ट्र में 11.58%।
खेत की जोत छोटी होती जा रही है और इनपुट छोटी किस लिए हो रही है? किसान को मजदूर बनाने की ये तैयारी बहुत सालों से चल रही है। कड़वा सवाल पूछ रहा हूं मैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, ये आप अगर पिछले 6-7 साल को पढ़ेंगे तो आप देखिए इनपुट कॉस्ट जो आजादी के बाद इतनी तेजी से कभी नहीं बढ़ी जो पिछले 6 साल में बढ़ी है। आप मूल्यांकन कर लीजिए, कंपैरेटिवली पिछली सरकारों ने, चाहे वो अटल जी की हो, आप एक दूसरे के खाते में डालते रहिए कमियां। अभय दुबे, 1970 से 2015, ये मैं कई बार उदाहरण दे चुका हूं, सरकारी कर्मचारी की 150 से 200 गुनी आमदनी बढ़ गई, किसान की आमदनी बढ़ी 19 गुना, सिर्फ 19 गुना। 8,900 रुपए मासिक आय है किसान की। मिनिमम वेजेस एक मजदूर, अनस्किल्ड मजदूर को भी 12,000 रुपए देने ही देने होंगे। आखिरी 10 सेकंड में सिर्फ मोडस ऑपरेंडी बताता हूं कैसे खत्म किया जा रहा है। आप उठाकर देख लीजिए कमोडिटी वाइज, जो इंपोर्टर्स हैं मुट्ठी भर, वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की बजाय अपनी रिपोर्ट लगा करके अप्रूवल ले रहे हैं इंपोर्ट्स का, जबकि पहले यह होता था कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के एडवांस जो एस्टिमेट होते थे उससे मूल्यांकन करते थे। दाल जब इंपोर्ट की गई या अभी जो मक्का इंपोर्ट किया गया, ये बता कर कि प्रोडक्शन कम होने वाला है, जबकि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का एडवांस एस्टिमेट बताता है कि ज्यादा प्रोडक्शन है। तो ये प्राइसेस क्रैश करने का एक नया तरीका अडॉप्ट किया है। और नहीं, बात ये है संजय सिंह, मुझे एक चीज बताइए। देखिए, सब जानकर भी अनजान बन रहे हैं क्या कि भारतीय किसान की हालत क्या है? जो हम प्रयोग भी कर रहे हैं बाहर, वहां पर किस तरह के हमें रिजल्ट्स देखने को मिले हैं, नतीजे क्या मिले हैं, क्या इन चीजों की कोई कंपैरेटिव स्टडी नहीं की गई है? या इस पर कभी हमने गंभीर चर्चा की ही नहीं? अरे किसान है, करते रहेंगे, अपना काम करेंगे, बजट बनाएंगे, CII, एसोचैम, फिक्की सब बैठ जाएंगे, प्री बजट डिस्कशन होगी, किसानी की डिस्कशन ही नहीं होती। देखिए, पहली बात तो ये कि ऐसा कोई नहीं है कि ये पहली बार चिंता में ये विषय आया है जो आज आप चर्चा कर रहे हैं। मैं आपको दिखा सकता हूं अभी आपके चैनल पे, संदीप जी, पार्लियामेंट के अंदर 2012 में स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने ये तमाम तर्क दिए हैं जो आज आप बोल रहे हैं। और उस समय उन्होंने कहा था कि जो व्यवस्था आप लागू करना चाहते हैं, यानी जो व्यवस्था आज मोदी जी लागू करना चाहते हैं, उस पर उन्होंने कहा था कि आप कह रहे हैं बिचौलिए हटा के वॉलमार्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां सीधे किसान से खरीद करेंगी और इसका किसान को लाभ होगा। इस पर खुद का उनका बयान है कि आज इतनी बदहाली अमेरिका और यूरोप के किसानों की हो गई है, ये 2012 का स्टेटमेंट बता रहा हूं, इतनी बदहाली हो गई है कि यूरोप और अमेरिका में 6,000 करोड़ रुपए प्रतिदिन किसान को जिंदा रखने के लिए 6,000 करोड़ रुपए प्रतिदिन की सब्सिडी देनी पड़ती है। $400 बिलियन का जिक्र उन्होंने किया है। ये 2012 की बात बता रहा हूं। आज तो आप अपने आंकड़ों में आत्महत्या की दर भी बढ़ी हुई बता रहे हैं, किसानों की बदहाली भी बढ़ी हुई बता रहे हैं। आज आप अपने डिस्कशन और बहस में यह बता रहे हैं कि सारी कृषि पर 4 लोगों का कब्जा है, यहां भी 2 लोगों का कब्जा सारी कृषि के ऊपर करने की योजना है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं? मैंने पिछली बार भी आपके यहां बहस में इस बात को कहा था टीवी डिबेट में, और बार बार कह रहा हूं, ये हिंदुस्तान के किसानों के लिए कानून नहीं बनाया गया है, बल्कि ये हिंदुस्तान के पूंजीपतियों के लिए कानून बनाया गया है, और इसीलिए सरकार इसको वापस नहीं ले रही। क्यों? अगर बाजार कीमतें तय करेगा, अच्छे दाम मिलेंगे, अगर आप अपनी फसल, अपना उत्पाद कहीं भी जाकर बेच सकते हैं, इन चीजों को क्या आप नजरअंदाज करेंगे? और जो बातें महेश वर्मा कह रहे थे, सरकार भी कह रही है, फसल बीमा कराया, नीम कोटेड यूरिया दिया, किसान सम्मान निधि दी जा रही है। अरे सुन तो लीजिए, हाँ, 1 मिनट में कंप्लीट कर लूं अपनी बात। उसको अपने बगल के घर के पास की 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर की मंडी में तो उसको दाम मिल नहीं रहा है। आप कह रहे हैं कि आपको आपके सामान का दाम महाराष्ट्र में मिल जाएगा, नागपुर में मिल जाएगा, बंगाल में मिल जाएगा,
बिहार में, अरे भाई अपने घर के बगल की मंडी में जहां ले जाके वो अपने ट्रैक्टर का धान महीनों महीने खड़े रखता है, गन्ने का दाम आपको मालूम है संदीप जी, पिछले 4 साल से 1 रुपए भी गन्ने का दाम नहीं बढ़ा। हाँ, 2017 में 10 रुपए बढ़ा था, उसके बाद नहीं। गन्ना किसानों का बकाया है, गन्ना किसानों का पैसा सरकार नहीं दे पा रही। धान का पैसा आप दे नहीं पाते, गेहूं का पैसा आप दे नहीं पाते, गन्ने का दाम आप दे नहीं पाते। आपके जिम्मे क्या है? सब कुछ आप निजी क्षेत्र को दे दीजिए। इस पूरे मामले में भी एक उदाहरण मैंने दिया था, हरियाणा की सरकार ने 7 मई 2020 को अडानी जी को 100 एकड़ जमीन स्टोरेज बनाने के लिए हरियाणा में दिया और 5 जून 2020 को ऑर्डिनेंस के जरिए चोरी चुपके बगैर पार्लियामेंट में चर्चा कराए आपने कह दिया अनलिमिटेड स्टोरेज का कानून हिंदुस्तान में पास हो गया। तो सारे काम सरकार थोड़ा करेगी, अगर होगा बाजार तो और सरकार साथ साथ चलेंगे ना। बाजार में अगर अच्छी कीमत मिलेगी किसानों को तो उसमें आपको क्या दिक्कत है? तो सरकार इस्तीफा देके बैठ जाए, सरकार इस्तीफा देके बैठ जाए, ब्यूरोक्रेसी चलाएगी। अगर डेमोक्रेसी में सरकार कुछ करेगी नहीं, और मुझे आप उदाहरण दीजिए ना, जो जो सरकारी कंपनियां इन्होंने आज तक बेची हैं उनको आप उदाहरण देकर मुझे बताइए कि सरकार ने ये कंपनी बेची, इसके बाद ये कंपनी मुनाफे में गई, सरकार ने ये काम निजी क्षेत्र को दिया, इसके बाद ये कंपनी मुनाफे में गई। एक उदाहरण बता के दिखाइए। आप रेल बेचने जा रहे हैं, आप सेल बेचने जा रहे हैं, आप कोल बेचने जा रहे हैं, आप LIC बेचने जा रहे हैं, आप बैंक बेचने जा रहे हैं, जिन कानूनों का आप विरोध कर रहे हैं, अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं, संजय सिंह, जो अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है, ये जमीन को जो मैं पूछ रहा हूं वो मेरा जवाब नहीं मिला। ये तैयारियां तो बहुत पहले से हो रही थी ना। ओहो, ठीक बात है संदीप जी। हाँ, हम सियासी रोटी सेक रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी संत सभा है, आप ये कहना चाहते हैं। हम सियासी रोटी सेक रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जो पूंजीपतियों की गुलामी कर रही है वो एक संत सभा है। उसने बगैर किसी राजनीति के बिना ऐसे पास कर दिया हवा में। अरे जिनका चंदा लेके पार्टी चलाते हैं, जिनके हवाई जहाज में बैठ के घूमते हैं, उनके कहने पे एक कानून पास किया है और उन्हीं के लिए एक कानून बना है देश में। आप आरोप लगा रहे हैं गंभीर सरकार पर। महेश वर्मा, आपका रिस्पॉन्स पूरा 1 मिनट है आपके पास। अभी चर्चा के कुछ और पहलू हैं जिन पर मैं जाना चाहूंगा। 1 मिनट संजय सिंह, महेश वर्मा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। मैं सिर्फ संजय जी से एक बड़ी विनम्रता के साथ संजय जी 1 मिनट सिर्फ महेश वर्मा को स्क्रीन पर लाइए। हाँ, कि पंजाब इलेक्शन जब पिछली बार लड़े इनके मुखिया अरविंद केजरीवाल, सबसे बड़ा सत्यवादी हरिश्चंद्र राजनीति के, ये उनके पहरवे, उनके हनुमान, संजय जी क्या बोला था याद है कि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग के बिना जो है पंजाब का गुजारा नहीं होगा। याद कर, अगर कहो तो मैं दिखा दूं निकाल के। ये जो किसान और जवान के ऊपर जो राजनीति करने का आपका चाल चलन और चरित्र बन गया, इसको रोकिए। ये देश जो है पहले है, आपकी आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी बाद में है। इसको समझने की कोशिश करिए। ये जो आप सोचते हैं, आपने इतना 2 मिनट का लंबा ये भाषण दे दिया, आरोप लगा दिया, एक बार भी किसान की भले की कोई बात कही जो लोगों को समझ में आए कि आप राज्यसभा सांसद हैं, आप वहां से पैसे लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं, आप सब कुछ वहां के पक्ष को एंजॉय करते हैं, लेकिन एक बार भी ये नहीं बोले कि इन किसानों के लिए इस तरह की सोच लानी चाहिए। इन किसानों को अगर नीम कोटेड यूरिया दिया जा रहा है तो उसमें और क्या विस्तार किया जाए, वैल्यू एडिशन क्या किया जाए। सबसे पहले उसको उसकी मेहनत की माकूल कीमत तो मिल जाए ना। सबसे जरूरी काम तो ये है ना। 1 मिनट, अब जो जिनके बारे में चर्चा कर रहे हैं उनको ले आते हैं। धर्मेंद्र मलिक, ये अमेरिका का जो मैं उदाहरण दे रहा हूं, सरकार कहती है आपको बेहतर दाम मिलेंगे, बाजार में आप जाइए, एक देश एक बाजार हो गया है। दुनिया भर की स्कीम्स सरकार ने किसान हित में, किसान कल्याण के लिए लागू की हैं। अगले साल आपकी आमदनी दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है, तो आप इन बातों पर भरोसा क्यों नहीं करते? तो फिर फोन कट गया एक बार लग। धर्मेंद्र, आपको आवाज आ रही है? नहीं, फोन कट गया है। लेकिन पहले धर्मेंद्र का कमेंट लूं। देवेंद्र शर्मा, देखिए 2 उदाहरण और मैं देना चाहूंगा, फिर आपसे मैं
कमेंट लूंगा। जोल ग्रीनो नाम के एक किसान हैं, या किसान थे मैं कह सकता हूं, अमेरिका में 1981 में रोनाल्ड रीगन ने सारे कानून वापस ले लिए, जो समर्थन मिलता था किसानों को बाजार के हवाले कर दिया। 1993 होते होते 12 साल बाद इसका इंपैक्ट हुआ। जोल के पिता वो अपना घर गंवा बैठे, अपनी गाय गंवा बैठे, अपनी जमीन गंवा बैठे। इन्होंने 1998 में ये डटे रहे, माने नहीं। इन्होंने दूध का काम शुरू किया और सीनिक सेंटर मिल्क प्रोड्यूसर बनाई, एक एनजीओ, और यह अमेरिका की 30वीं सबसे बड़ी कोऑपरेटिव सहकारी संगठन बन गया। लेकिन जो ये बड़ी कंपनियां हैं जिनको 90% सरकारी सपोर्ट मिलती है, उनके आगे ये टिक नहीं पाए। 2013 में सारी गाय बेचनी पड़ी और अब 12 घंटे की शिफ्ट करते हैं फैक्ट्री में। उधर माइक कैलीक्रेट नाम के एक और किसान हैं, 14,000 इनके पास मवेशी थे। इनको भी काफी दबाया गया, डराया गया, धमकाया गया बड़ी कंपनियों द्वारा। ये माने नहीं। आज भी 14,000 तो नहीं, 1,500 मवेशी इनके पास हैं और सीधे उपभोक्ताओं को ये अपना माल बेचते हैं। ये दो अलग अलग कहानियां भी मैं दर्शकों के साथ साझा करना चाह रहा था आपके कमेंट से पहले। देवेंद्र, देखिए संदीप जी, मुझे लगता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसको सब पॉलिटिकल पार्टीज इग्नोर करना चाहती हैं, और ये होता इतने सालों से। मुझे तो कम से कम 25-30 साल हो गए हैं, मैं ये बताता आया हूं, बोलता आया हूं, लिखता आया हूं कि जिस तरीके की खेती हम भारत में लाना चाहते हैं, जितने आज तक रिफॉर्म्स भी करने की कोशिश हो रही थी, एपीएमसी के अमेंडमेंट जो हो रही है 2003 से, तब से मैं ये कहता आ रहा हूं, उससे पहले से कहता आ रहा हूं कि वो रिफॉर्म अमेरिका, यूरोप और अमीर देशों में फेल हो चुके। तब मुझे ये जवाब दिया जाता है संदीप जी कि आप उनको, उनके हालात देखिए और हमारे हालात देखिए। अरे हालात क्या देखें, आपने तो वही मॉडल को बोरो किया है, वही मॉडल आप कॉपी पेस्ट किया है, पिछलग्गू बन गए हैं। कॉपी पेस्ट करके हमारे जो लेजी इकोनॉमिस्ट हैं इस देश में, क्योंकि मेनलाइन इकोनॉमिस्ट को मैं हर बार लेजी इकोनॉमिस्ट कहता हूं कि बहुत सिंपल है, कॉपी पेस्ट करो और कहो जी ये रिफॉर्म है आपके लिए। ये वही कुछ हाल हो गया क्या 80 के दशक में? आप चंडीगढ़ में रहते हैं, दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर दुनिया भर के सफेदे के पेड़ लगा दिए गए थे। सफेदा ही सफेदा, यूकेलिप्टस, वो ऑस्ट्रेलिया से उठा लाए थे। मार्शी लैंड, जहां दलदल है, जहां पानी ज्यादा है, वहां लगाए जाते थे, यहां लगा दिए। यहां की सारी जमीन वीरान हो गई, अब सफेदे नहीं दिखते। पर 20 साल सफेदा ही सफेदा था हाईवेज पर। और देखिए संदीप जी, और भी बड़ी बात, गंभीर बात यह है कि अभी भी हमारे जो पॉलिटिकल स्पोक्सपर्सन है वो उस बात को डिफेंड करते हैं, चाहे वो एक पार्टी के हो चाहे वो दूसरी पार्टी के हो। ये नहीं जानना चाहते कि क्या कारण थे कि अमेरिका और यूरोप में जो किसान हैं वो खेती छोड़कर बाहर हुए, इतनी डिवेस्टेशन हुई है वहां पर रूरल एरियाज की कि वो देखने योग्य है, समझने योग्य है। लेकिन हमारे यहाँ पर ये चिपकाया जाता है, वो कट एंड पेस्ट करके कि ये हमारे देश के किसानों में हित में होगा, उनके हित में होगा। अब आपने जो डाटा दिया इसमें मैं बहुत सा डाटा ऐड कर सकता हूं ये बताने के लिए कि कोई देश नहीं है दुनिया का, मैं ये स्पष्ट बोलना चाहता हूं और जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, कोई देश नहीं है दुनिया का जहां फ्री मार्केट्स ने स्मॉल फार्मर्स की तबाही ना की हो। कोई देश दिखा दीजिए मुझे दुनिया का, चाहे वो छोटा जहां पर लैंड होल्डिंग्स हैं, चाहे वो कीनिया जैसा देश हो या घाना जैसे देश हो या बड़े बड़े देश हो, इवन ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। और हमारे देश में एक बड़ा एक आर्गुमेंट किया दिया जाता है संदीप जी, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये कहा जाता है कि अमेरिका में तो किसान का नंबर कम हो गया, लैंड होल्डिंग बढ़ गई। भारत में लैंड होल्डिंग वहीं की वहीं है लेकिन किसानों का नंबर ज्यादा हो गया। लेकिन हमारी सोच देखिए, हमारी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ही कहती हैं जब तक खेती से किसान नहीं निकलेंगे, उनका नंबर कम नहीं होगा तो उनकी आय नहीं बढ़ेगी। एक तरफ तो यह बोला जाता है। अगर ये सच है, ये आर्गुमेंट भी अगर सच है, तो मुझे बताइए कि अमेरिका में तो सिर्फ 1.5% पॉपुलेशन आज रह गई है खेती में, तो वहां पर आय क्यों नहीं बढ़ रही? कहने का मतलब है इनके सारे तर्क जो हैं वो फेल करते हैं जब हम एक उसको उस दृष्टिकोण में या उस मॉडल में देखना शुरू करें। लेकिन देखिए देवेंद्र, 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं आपको। हम अभी काफी नकारात्मक भी हो रहे हैं अपनी समीक्षा में कि ये गलत, ये गलत, ये गलत। सही क्या हो सकता है, इस पर मैं सभी से छोटे छोटे कमेंट्स चाहूंगा, 40-40, 45-45 सेकंड के। लेकिन धर्मेंद्र मलिक जी, सरकार अगर कहती है बाजार, एक देश एक बाजार होगा, आपको
बाजार में अच्छी कीमतें मिलेंगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य तो है ही, सरकार आपके लिए जन कल्याणकारी योजनाएं लेकर आ रही है, लक्ष्य रख रही है 2022 तक आपकी आमदनी दुगना करने के लिए। सब कुछ सरकार नहीं कर सकती ना, कुछ बाजार भी तय करेगा, तो इसमें आपको दिक्कत क्या है? देखिए संजीव जी, जितनी आपने बात अब तक कही, जिसके भी हवाले से कही, वो सारी झूठी कही जो अभी मेरे से आपने सवाल पूछा। अगर आप 2022 में आमदनी दुगने की बात करें तो जो एग्रीकल्चर की ग्रोथ है उसको देख ले, 2045 तक ये आमदनी दुगनी नहीं कर सकते। आपने कहा एक देश एक बाजार, ये सबसे बड़ा झूठ है। एक प्राइवेट मंडी जिसमें टैक्स नहीं लगेगा और एक सरकारी मंडी जिसपे क्रेता पे टैक्स लगेगा, तो ये एक देश एक बाजार नहीं हुआ। हम चाहते हैं एक देश एक मूल्य। जो अनाज की कीमत पंजाब में है वही अनाज की कीमत जो है उत्तर प्रदेश में भी मिले, दूसरी जगह पे भी मिले, तो इसके लिए आवश्यक है कि समर्थन मूल्य को कानून बनाया जाए। आज तक भी कोई प्रवक्ता ये नहीं बता पाया कि समर्थन मूल्य को कानून बनाने से देश का क्या नुकसान होगा, और अगर कानून नहीं बनाया तो किसान का कितना नुकसान हो रहा है, इस बात को कोई स्पष्ट नहीं कर पाया। और दो प्रवक्ता आपके पास हैं, एक जेडीयू के एक बीजेपी के, जरा वो बता दें कि ऐसा क्या डर है जिससे समर्थन मूल्य को कानून बनाने से बहुत बड़ा नुकसान इस देश का या उपभोक्ता का होने वाला। मोटी मोटी बात कह रहे हैं, ही इज हिटिंग द नेल ऑन द हेड। कील पर सही चोट मारी है धर्मेंद्र मलिक ने। छोटे छोटे कमेंट चाहूंगा, 3 मिनट का समय है। न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाने में दिक्कत क्या है? किसान कह रहे हैं वो कर दो, हमारी आधी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी, आधी से ज्यादा। महेश वर्मा, नहीं, कानून तो खत्म नहीं हुआ ना जी। न्यूनतम मूल्य जो कानून है तो कहां? कानून खत्म होने की तो वो तो प्रशासनिक आदेश है, कानून कहां है? नहीं, उनकी सर वो तो ये कह रहे हैं कि जो एमएसपी पे खरीदारी करने की जो बात है, मंडियों से खरीदारी की बात खत्म थोड़ी हुई है। इस कानून में एमएसपी नहीं, कारोबारी खरीदेंगे, खत्म थोड़ी हुआ है, बोली थोड़ी। कारोबारी बहुत चाहते हैं क्या सरकार खरीदेगी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर? कारोबारी कैसे भी खरीदे, क्यों? वही तो मैं बता रहा हूं, ये एबीसीडी इन 4 कंपनियों ने क्या हाल किया है अमेरिका के बाजार का। सकारात्मक अगर बात अगर सुनोगे तो वो मैं जरूर आपको कहना चाहूंगा। हाँ तो बताइए ना। हाँ, मैं वही आपको कहना चाह रहा हूं कि इस देश में किसान ही ऐसा था जो 70 साल में वो ये तय नहीं कर पाता था कि उसके प्रोडक्ट की कीमत जो है दूसरा आदमी क्यों लगाता है, दूसरा आदमी क्यों तय करता है, वो अपनी मर्जी जिसके क्यों नहीं बेचेगा, वो अपनी आजादी उसकी क्यों इस तरह से उसको जंजीरों में जकड़ के रखा गया था। ये आज यक्ष प्रश्न है। ये कानून जो है कहीं ना कहीं किसानों को आजादी देता है। आजादी मिल रही है क्या? केसी त्यागी 30 सेकंड, सभी से मैं 30 सेकंड्स की दरख्वास्त करूंगा। मैं धर्मेंद्र मलिक जी ने जो कि मेरा जिक्र किया है उनकी जानकारी के लिए और आपके चैनल पे कहना चाहता हूं कि मैं समर्थन मूल्य से भी आगे जाना चाहता हूं। मैक्सिमम क्यों नहीं, पैरिटी प्राइस समता मूल्य क्यों नहीं, अधिक मूल्य क्यों नहीं? ये तो एक 1966-67 की बनी हुई तब की प्रक्रिया थी जब बाजार के लोग आकर के खेतों में से उठा करके ले जाते थे। अब जब बाजार चीज तय कर रहा है तो मैं तो धर्मेंद्र जी आपसे भी 2 कदम आगे जाके कहना चाहता हूं, जो आपने 1970 का उदाहरण दिया, पैरिटी प्राइस तय कर लीजिए 1970 में। ठीक है, ये इस्तेमाल की चीज कैसी हाँ, थी? सिर्फ नकारात्मक बातों से काम नहीं चलेगा। संजय सिंह, यहां पर लाभकारी मूल्य की पैरिटी प्राइसिंग की बात कर रहे हैं केसी त्यागी। किसानों के हक में क्या करना चाहिए हमें, यह भी तो आपकी तरफ से सुझाव क्या है? केसी त्यागी ने दिया अपना सुझाव। नहीं, वो देखिए, वो तो बिल्कुल केसी त्यागी जी ने अच्छी बात कही, लेकिन स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट C2+50% लागू करने की बात तो पहले ही ये सरकार कर चुकी है। आप कहते हैं किसानों की आय आप दोगुना करेंगे। आपने आज तक स्वामीनाथन आयोग का जो फॉर्मूला था C2+50% आज तक लागू नहीं किया। धान का मूल्य आप देते नहीं, गेहूं का मूल्य आप देते नहीं, गन्ने का मूल्य आप देते नहीं, आप कैसे हवा में दोगुना कर देंगे किसान की तो C2+50 लागू हो, आप कह रहे हैं एमएसपी ही नहीं लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। अभय दुबे, आपका सुझाव, मैं सुझाव मांग रहा हूं, 30 सेकंड्स। जय सिंह जी जो कह रहे हैं वो अभी राज्यों ने लिखा है, छोड़िए दूर। गुजरात ने लिखा है, जो नरेंद्र मोदी जी का प्रांत है, वो कह रहा है कि गेहूं का जो
हमको लागत आती है वो 2094 रुपए आती है और आप 960 रुपए तय करते हैं। हरियाणा ने लिखा है कि धान की हमको 2162 रुपए आती है। त्यागी जी का जो बिहार प्रांत है जहां नीतीश कुमार है वो गुपचुप चिट्ठी लिख रहे हैं कि 2532 रुपए एमएसपी धान का दीजिए और 2526 हमको मक्का का दीजिए। बहुत कम देते हैं प्रधानमंत्री जी। लेकिन एक बड़ा खुलासा करता हूं, इस कानून के 6 के 6 प्रावधान 15 से 25 राज्यों में लागू है संदीप जी। सिर्फ इन्होंने जो निजी क्षेत्र में असीमित मात्रा को संग्रहण करने की अनुमति दी, तो निजी क्षेत्र को एमएसपी बंधनकारी होना चाहिए। जो ठीक है। मोदीनाथन कमेटी की देवेंद्र शर्मा, आपका सुझाव क्या होगा? देखिए, हमें 3 लॉ लेके आने की जरूरत है। जो मेरा मानना है कि वो लॉ क्या होने चाहिए। पहली बात तो यह है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो हमें एक लीगल अधिकार किसानों का बनाना चाहिए कि उससे नीचे भारत में ट्रेडिंग नहीं होगी। और ये जो है ये 23 की 23 फसलों पे जिस पे एमएसपी अनाउंस किया जाता है उसके लिए अनिवार्य होना चाहिए, एक चीज। दूसरी चीज कि हमारे पास जो मंडियां हैं, रेगुलेटेड मंडियां हैं, जिसमें प्राइवेट भी ला सकते हैं प्लेयर अगर उसी नॉर्म पे वो ऑपरेट करना चाहे। तो आज हमारे पास तकरीबन 7000 मंडियां हैं, हमें 42,000 मंडियां चाहिए जो 5 किलोमीटर रेडियस पे हों। दूसरी चीज। तीसरी चीज है कि हमारे पास अमूल कोऑपरेटिव का मॉडल है, कॉर्पोरेट की जरूरत नहीं है। हमें अमूल कोऑपरेटिव से सीखना है कि उन्होंने बताया है कि जब वो 100 रुपए का दूध आप खरीदते हैं तो 70 रुपीज उसमें से जो है वो किसान को जाता है, यानी 70% उसका शेयर होता है। क्यों नहीं हम कोऑपरेटिव को एक सारे देश में सब्जियों में, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, इसमें हम क्यों नहीं उसको कोऑपरेटिव मॉडल को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। धर्मेंद्र मलिक, क्या आप लाभकारी मूल्य, एमएसपी की बात कर रहे हैं, यहां पर तो केसी त्यागी ने लाभकारी मूल्य की बात की, वो अगर सरकार देने को तैयार हो तो बाकी चीजों पर संशोधन के लिए आप तैयार हैं? 20 सेकंड में दीजिएगा प्लीज जवाब। नहीं, देखिए संदीप जी, ये तो फिर एक आपस में वार्ता का विषय है। मैं उसको कैसे स्पष्ट कर दूं टीवी के माध्यम से। लेकिन सरकार जब एमएसपी पे आएगी, कोई बात होगी, तब आपस में बैठ कर चर्चा की जाएगी। मेरा कहना यह है कि लाभकारी मूल्य तो दूर की बात है, जो सरकार घोषित करती है उसको मिलना तो हमारा अधिकार है, और उसको ये सब छुपा रहे हैं। और मैं एक बात और बताऊं जी आपको, त्यागी जी का वो मेरा कंफ्यूजन हो गया था। त्यागी जी तो हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं, उनकी आइडियोलॉजी कुछ और है। अभी जो एक बात कही थी, अभय दुबे जी साहब क्वेश्चन कर रहे थे, बीजेपी के प्रवक्ता से क्वेश्चन कर रहे थे, हमें वो स्टेटमेंट भी याद कर लेना चाहिए। मनमोहन सिंह जी ने भी 2008 में कहा था कि देश के भारत की जमीन पर अब उद्योग धंधे लगने चाहिए, गेहूं तो हम ब्राजील से मंगा सकते हैं। तो बात है, घड़ियाली आंसू राजनीतिक दल तो बहुत बहाते हैं, लेकिन किसानों की सुनी नहीं है किसी भी सरकार ने। यह भी एक कड़वी हकीकत है, तो सुनना चाहिए। आप इस पर फैसला खुद कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।